बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बाइबलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, ऐसा क्यों होता है कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान को कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर प्राइमरी सेक्शन में, मिडिल सेक्शन में, मैट्रिक में, इंटर में और फिर बीए में भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं। एक ऐसी ज़ुबान जिसको लाजमी तौर पर 12 से 14 साल अगर पढ़ा जाए और फिर भी ना आए तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि हम वैसा इन्वायरमेंट भी नहीं रखते जैसा इन्वायरमेंट एक ज़ुबान को सीखने के लिए होना चाहिए। आज की वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं करना कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान क्यों नहीं बोल पाते। आप ये देख लीजिए कि अमूमन स्टूडेंट्स जो हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान को लिखने में भी बहुत सारे मसाइल का सामना करते हैं। ख़ास तौर पर ग्रेजुएशन, बीए या एडी आर्ट्स पार्ट 1 या पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हों, अंग्रेज़ी का पेपर उनके लिए सबसे बहुत बड़ा महाज होता है और उसको वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हल कर लें। अब आज इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक ये है कि हमने अंग्रेज़ी का पेपर किस तरह सॉल्व करना है, किन किन क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है, और दूसरे नंबर पर व्यूअर्स हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस करना है। टाइम मैनेजमेंट से मुराद कि कौन से सवाल को कितना वक्त देना चाहिए पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसीलिए अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं कि अंग्रेज़ी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी अहम बातें हैं जो एग्ज़ामिनर को अट्रैक्ट करेंगी और वो आपको बेहतर नंबर देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बाइबलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इंग्लिश का पेपर है, क्लास है जी बीए। अच्छा जी, बीए को हम एसोसिएट डिग्री आर्ट्स भी कहते हैं, इसका पार्ट 2 का। ठीक है जी। पार्ट 2 में मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं कि कौन सी सिलेबस कौन सा है, पेपर में क्या क्या आएगा। आज हमने सिर्फ डिस्कस करना है कि किस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स, हम जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लिश ए का पोर्शन होता है और पार्ट 2 में हमारा इंग्लिश ए के लिए 40 मार्क्स हैं। ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, अब इन 40 मार्क्स को हमने कैसे हासिल करना है? ये 40 मार्क्स दो किताबों पर मुश्तमिल हैं। अच्छा जी, आप लोगों के पास है जी एक मॉडर्न प्रोज और दूसरे नंबर पर व्यूअर्स है आपके पास नॉवल है द ओल्ड मैन एंड द सी। व्यूअर्स, इसमें से 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो एग्ज़ामिनर ने, अच्छा सबसे पहले तो आपने ये सिलेक्ट करना है कि आप इनमें से कौन सा पोर्शन पहले करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपका होगा सेक्शन ए और इंग्लिश बी का जो पोर्शन है वो है सेक्शन बी। तो सबसे पहले तो आपने सेक्शंस का इंतखाब करना है कि पहले आप सेक्शन ए करना चाहते हैं या सेक्शन बी करना चाहते हैं। जिस चीज़ पर आपकी कमांड ज़्यादा हो, आपको लगता है कि आप इजीली उसे लिख सकते हैं,
बेहतर लिख सकते हैं, आपने एग्ज़ामिनर को अच्छे नंबर लेने के लिए अपनी तरफ मुतवज्जा करना है, उसके लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला ये होता है कि आपके जो अच्छे से चीज़ आती है अब वो करें। तो इंग्लिश बी का जो सेक्शन बी है हमारा पेपर का, अगर उस पर आपकी कमांड है, चूँकि वो सेल्फ राइटिंग होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ राइटिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो सेल्फ राइटिंग से कतराती है, ख़ास तौर पर ग्रेजुएशन के पेपर्स में, और वो सेल्फ राइटिंग से दूर भागती है, क्रैम किया होता है। अब क्रैमिंग जो है वैसे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो तब आपको अच्छे से आएगी जब आप उसे क्रैम ना करें, समझें कि क्या कहना चाह रहा है, हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, इस बात को कन्वे कैसे करना है। अच्छा, तो ज़्यादातर ये होता है कि ए पोर्शन जो है ना, सेक्शन ए, जो ए इंग्लिश ए है, वो चूंकि उसका सिलेबस हमारे पास मौजूद है, मॉडर्न प्रोज 20 एसेज हैं, हमें पता है कि इन्हीं में से ही सवालात आएंगे। लेकिन ज़हन में रखिए सवाल अनसीन है, हमें नहीं पता कि कौन सा सवाल एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने मोहतरम असातिज़ा कराम के डायरेक्शंस पर, उनके तजवीज़ पर कोई भी की बुक ले लेते हैं, जस्ट लाइक टू द पॉइंट, ट्रेंड, सिंपल इंग्लिश, उसके अलावा जेब नोट्स हैं, मतलब ये मुख्तलिफ किताबें हैं। लेकिन उसके अलावा और एन सीरीज़ हैं, तो वहाँ से प्रिपरेशन करते हैं। स्टेटमेंट्स वहाँ से नहीं आती, जहन में रखिएगा। एग्ज़ामिनर को टेक्स्ट बुक दी जाती है कि वो टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस बनाएं, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन बनाते हैं। ख़ास तौर पर जो टेक्स्ट बुक के लास्ट पर, मतलब चैप्टर के लास्ट पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, उनके आने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो आप मेरी आपको सजेस्ट मैं करता हूँ आपको कि मॉडर्न प्रोज में जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में हर चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको देखकर अपनी की बुक में मैच कर लें कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसे प्रिपेयर करें, क्योंकि उन क्वेश्चंस के आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। और रही सवाल नावल की, तो नावल के तो चंद एक सवालात हैं, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं रहता। उसके लिए मैंने एक इंग्लिश का गेस्ट बनाया हुआ है, उसकी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वो देख लें। वो अगर आप कर लेते हैं, अगर आपके पास कम वक्त बचा है जैसे और तैयारी नहीं है, तो आप वो वाली प्रिपरेशन करेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर ले लेंगे। तो बात कर रहा था मैं, आपको सवाल आएंगे, 3 सवाल आएंगे। अच्छा, अगर आप सेक्शन ए को आपने सिलेक्ट कर लिया कि आप सबसे पहले ये करते हैं, तो आप पता है क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये देखना है कि सेक्शन ए में आपको कौन सा पोर्शन आता है। सेक्शन ए में ए पोर्शन आता है, यानी कि मॉडर्न प्रोज ज़्यादा अच्छे से आते हैं, या फिर आपको ओल्ड मैन एंड द सी के क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। तो व्यूअर्स, आप क्या करेंगे, आपने उनमें से इंतखाब करना है। अगर फ़र्ज़ करें आपने द ओल्ड मैन एंड द सी का इंतखाब किया है, तो अब आपने क्या करना है, वो जो 3 सवाल होंगे ना, आपने उसमें से आप देखना है कि कौन से 2 आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसको देखने का तरीका क्या होता है, आप स्टेटमेंट पढ़कर फौरन, ये विद इन सेकेंड्स आपने करना है, रिकॉल करना है कि इसके बारे में मैं क्या लिखूंगा, क्या क्या मेरे पास नॉलेज है। ठीक है जी, आप जहन में ही ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इतना मेरे पास मटेरियल है, मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। ठीक है, वो वाला क्वेश्चंस आपने, उन क्वेश्चंस में से वो सवाल आपने ऑप्ट कर लेना है, मतलब वो लिखना शुरू कर देना है। अब जो स्टेटमेंट एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं, उस स्टेटमेंट को आपने, अब ये मेन पॉइंट शुरू हो गया, आपको जो भी स्टेटमेंट दी गई है व्यूअर्स, आपने सबसे पहले उस स्टेटमेंट को इलेबोरेट करना है। अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो सवाल उन्होंने प्रिपेयर किया होता है ना, उन्हीं सवाल को आप देखते हैं, अच्छा जी ये सवाल आ गया, यस मुझे आता है, और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। आपने ऐसा नहीं करना व्यूअर्स, आपने सबसे पहले सवाल की जो स्टेटमेंट एग्जामिनर ने आपसे पूछी है
पहले उसे इलेबोरेट करें। वो आपका 3, 2, 4 जितनी भी लाइंस में होती है इलेबोरेट, आप पहले वो इलेबोरेट करें कि बेसिकली एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। उसके बाद व्यूअर्स आप उससे मुतल्लिका जो भी सवाल है आप उसे लिखना शुरू कर दें। एक सवाल की लेंथ यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है कि 150 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे गिनते बैठें, हम गिनने बैठेंगे हर सवाल के अल्फाज। तो बहुत ही आसान है व्यूअर्स, आपको यूनिवर्सिटी शीट मिलेगी जस्ट लाइक ये वाइट बोर्ड, इसी तरह लैंडस्केप में जो शीट्स होती हैं यूनिवर्सिटी शीट्स। तो मैं अपनी हर वीडियो में ये बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रैक्टिकल काम, जो रफ काम होता है, जो होमवर्क होता है, जो भी क्लास वर्क होता है, उसके लिए लैंडस्केप रजिस्टर ही लें ताकि उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम में अगर वो शीट आती हैं तो उन्हें कोई मसला ना हो। अमूमन मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ उन्होंने जो इंटरमीडिएट में वर्टिकल रजिस्टर जो है ना, जो लिख लिया होता है, उसे ही वो ग्रेजुएशन में भी लेते हैं या लिखते हैं क्योंकि वो यूज़ टू होते हैं उस चीज़ के, लेकिन वो बाद में उन्हें डिस्टर्ब करती है। उसकी वजह क्या है कि अब आपने 150 से 200 अल्फाज पर लिखना है सवाल। अब आप क्या करेंगे, आपने लिखना शुरू किया। आपने लिखने के लिए भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सवाल की स्टेटमेंट नहीं देनी है आपने, आप लिखने नहीं बैठ जाना क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। आप देखें कि आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब उस क्वेश्चन नंबर 1 में आप ए पोर्शन कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट में ए लिख देंगे, ये आपका क्वेश्चन 1 और उसकी स्टेटमेंट हो गई। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपका वक्त बचेगा। स्टूडेंट्स जो है ना स्टेटमेंट लिखने बैठ जाते हैं, जिसका नुकसान उन्हें होता है कि वो टाइम की किल्लत का सामना करते हैं। और जहन में रखिएगा, एक सवाल का एक जुज़ भी आपने छोड़ दिया तो कंपार्टमेंट हो जाएगी, कंपार्ट आ जाएगी, सप्ली आ जाएगी। आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अब फर्ज करें आपने जी क्वेश्चन नंबर 1 का ए पोर्शन कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ से आपने लिखना शुरू किया तो आपने एक तो लाइन कोई नहीं छोड़नी। शीट की पहली लाइन पे आपने अगर ये लिखा है तो शीट की दूसरी लाइन से आपने आंसर की हेडिंग देनी है और इसी के साथ ही लिखना शुरू कर देना है। अच्छा फ़र्ज़ करें आप ये देखें ये लिख रहे हैं तो दूसरी लाइन आपने इधर से लिखनी है। ये देखें ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई, ये चौथी लाइन हो गई। अब यहाँ पर मेरा असूल तो ये है कि आपने कोटेशंस ज़रूर देनी है। अब कोटेशन के बारे में मुख्तलिफ सवालात होते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज़ ज़हन में रखें कि कोटेशन जो है आपके सिलेबस में, जैसे कि अभी आप ए पोर्शन में से कर रहे हैं और अगर आप ओल्ड मैन एंड द सी का कर रहे हैं तो ओल्ड मैन एंड द सी की जो कोटेशंस हैं बस वही आपने ऐड करनी है, और जो रेलिवेंट क्वेश्चंस की होंगी, क्वेश्चन में जो रेलिवेंट कोटेशंस होंगी वही आप ऐड करेंगे बस। इसी तरह आप आ जाएं मॉडर्न प्रोज में से, तो जिस ऐसे की आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी ऐसे की आप कोटेशन दें। अच्छा, मैं ये यहाँ पर मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कोई और कोटेशन ऐड नहीं कर सकते। सवाल के मुतालिक किसी ने भी कोई बात की हो, आपके लिए वो लगता है कि ये वाकई ही यहाँ पर एडजस्ट होती है, आप वो कोटेशन लिख सकते हैं। लेकिन ज़हन में रखें कोटेशन ही होनी चाहिए, किसी की कही हुई बात होनी चाहिए और जिसने वो बात कही है। अगर आप अपने ऐसे या नॉवल से हट के किसी और की कोटेशन ऐड करते हैं तो फिर उसका नाम आपने सही लिखना है, ठीक हो गया। और अगर आप जो सवाल कर रहे हैं उसी ऐसे की कोटेशन लिख रहे हैं तो फिर आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये देखें दोनों तरफ से थोड़ी सी जगह छोड़कर इन्वर्टेड कोमास लाजमी देते हैं कोटेशन में, और ये देखें ये आपने कोटेशन लिखनी है, ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी। अगर बड़ी कोटेशन है तो कोशिश करें ज़्यादा जगह ना छोड़ें साइडों से, लेकिन थोड़ा सा जगह छोड़ें ताकि वो हाईलाइट हो, प्रोमिनेंट हो। वैसे तो यूनिवर्सिटी के पेपर में आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आपने हाइलाइटर का इस्तेमाल करना है, लेकिन अमूमन बच्चे कर रहे होते हैं तो आप अगर कोटेशन उससे लिख लेंगे तो ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोटेशन के लिए या पेपर में क्वेश्चन लिखने के लिए हाइलाइटर मार्कर जिसे आप कहते हैं उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो शीट है उसके ऊपर खुले अल्फाज में नोट जो लिखे होते हैं उनमें ये कहा होता है कि आपने हाइलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना।
चलें जी, अगर आप मार्कर चूँकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर मार्कर इस्तेमाल कर भी लेते हैं तो सिर्फ ब्लैक और ब्लू मार्कर जो है उसको अलाउ किया जाता है, पेन भी इसी तरह। तो आपने ये कोटेशन इस तरह करनी है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो ये देखें, ये आपने मज़ीद फिर दोबारा उसी लाइन से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, जो मतलब कोटेशन के बाद, वो आप यहाँ से नहीं बल्कि स्पेस देकर, यानी कि एक टैब की स्पेस, और इसके लिए क्या होता है, आपकी ये जो वन टिप है उसको आप यहाँ पर अपनी शीट के इधर रख के उसी के मुताबिक ही हर पैराग्राफ को आपने उतनी टिप के बाद, या जो आप एक एस्टिमेटेड आप लेंथ रखते हो। अब अगर ये देखें, ये अगर आपने कर लिया और यहाँ पर ख़त्म हो गया, अब आपने नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना है तो आप इसी सिमेट्री में ही करेंगे। ठीक हो गया। अब ये आपने लिख लिया जी एक शीट। अब आप कहें जी मैं इसे काउंट कैसे करूं, तो ये देखें, पहली लाइन में जितने अल्फाज हैं उन्हें टोटल लाइन से मल्टीप्लाई कर लें, आपकी एक शीट के ऊपर तादाद निकल आएगी। यानी कि एक लाइन में जितने अल्फाज हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 वर्ड्स आप लिखते हो और टोटल 10 लाइन्स हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 50 वर्ड्स। तो वो एवरेज लेनी होती है। और एक चीज़ ध्यान में रखें, ये जो कोटेशन है ये इंक्लूड नहीं होती, ये आप की चूँकि वर्डिंग नहीं है, ये तो राइटर की वर्डिंग है, तो आप इसको अपने अल्फाज में ऐड नहीं करेंगे। कोटेशंस के अलावा आपके 150 to 200 वर्ड्स होने चाहिए, इतनी लेंथ आपकी बने कि आप 150 to 200 वर्ड्स पे लिखें। तो अगर आप ये देखें कि शीट्स आपको जो मिलेंगी, उस शीट में चूँकि पहले पेज पे तो तकरीबन हाफ शीट जो है ना वो इंगेज होती है, उसके ऊपर नाम ईच एंड एवरीथिंग लिखा होता है, तो वो थोड़ी जगह होती है। तो अगर हम एवरेज लगाएं कि हमने 150 से 200 अल्फाज कितने, तो आप तकरीबन 3 साइड्स जो है ना शीट की एटलीस्ट आप लिखें, तो तकरीबन आपके 150 to 200 वर्ड्स होंगे और एग्ज़ामिनर भी सेटिस्फाई होगा। एक चीज़ यहाँ पर आपको मज़ीद बता दूँ कि जो आपको शीट्स मिलेंगी व्यूअर्स, वो एक बंडल की सूरत में होंगी, उसके अलावा आपको कोई शीट नहीं मिलेगी। तो पार्ट 2 में चूँकि इंग्लिश बी का पोर्शन होता है, सेल्फ राइटिंग करनी होती है, और एक क्वेश्चन हमारा 25 मार्क्स का ऐसे राइटिंग, उसमें स्टूडेंट्स अगर जिसने तैयारी की हुई है वो अगर लिखने बैठता है ना, तो वो मैक्सिमम शीट्स भर जाता है। अगर सेल्फ राइटिंग उस बच्चे की अगर अच्छी है तो वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा लिख लेता है, वो शीट्स जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आपने पेपर में चेक कर लेना है कि अगर आपने मेहनत की है ना, तो आपके पास मटेरियल भी बहुत है, आप बहुत ज़्यादा लिखेंगे भी सही। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने क्वेश्चंस के देख लेना है कि आपने कितनी शीट्स लिखनी है। बी पोर्शन में एसेस के लिए कितनी शीट्स, अमूमन तो ये होता है कि शीट्स बच जाती हैं, लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा ये चीज़ें मैनेज कर लेनी है। अच्छा व्यूवर्स, ये तो इसी तरीके से आप ये क्वेश्चंस करने के बाद अब हम जब बी पोर्शन पर आते हैं, तो बी पोर्शन में आप लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ऐसे राइटिंग। व्यूवर्स, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे का ही तरतीब से क्वेश्चन आता है तो आप वो करेंगे, नहीं। अगर आप इडियम्स पहला करना चाहते हैं तो आप पहले वो कर लें, अगर आप करेक्शन पहला करना चाहते हैं पहले वो कर सकते हैं। सिर्फ आपने नंबरिंग देनी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर तरीका बताया। तो इसी तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका आपने ए पोर्शन किया, आपको फिर सी आता था, आपने क्वेश्चन नंबर 1 फिर सी किया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में से जो आपको 2 सवाल आते थे आपने वो अटैम्प्ट किए। अब आप बी पोर्शन पे सेक्शन बी पर आ रहे हैं, तो अब वो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे आप वो नहीं करते, आप करेक्शन कर लेते हो, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे या क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। तो इसमें कोई कैद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैद ये है कि जो सेक्शन आप पहले करना स्टार्ट करेंगे उसी को ही आपने पहले मुकम्मल करना है। वेरी सिंपल। ए पहले करते हैं तो पहले ए मुकम्मल कीजिए, बी पहले करते हैं तो बी मुकम्मल कीजिए। अब आप फर्ज करें ऐसे लिखना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे के लिए मैं आपको बताता चलूं कि एग्ज़ाम में ऐसेज जो होते हैं ना उनकी टाइप्स होती हैं। नैरेटिव ऐसे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऐसेज होते हैं, सब्जेक्टिव ऐसे होते हैं, एनालिटिकल ऐसेज होते हैं। तो एग्ज़ाम में इन्हीं टाइप्स पर मुश्तमिल कोई टॉपिक आएगा। अब आपने समझना है कि कौन सा नैरेटिव ऐसे है, कौन सा डिस्क्रिप्टिव है,
कौन सा सब्जेक्टिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा एनालिटिकल है। तो ये आपने अब उसमें से सिलेक्ट करना है कि आपको किस टॉपिक को लिखने में आसानी होती है। जैसे कि नैरेटिव है, बयानिया, कोई कहानी आपने बयान करनी है, कोई स्टोरी बयान करनी है, कोई वाक़या बयान करना है, तो उसको करते हुए आपने देखना है कि कौन सा टॉपिक नैरेटिव में लिखा जा सकता है। आप वो वाला टॉपिक आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब व्यूअर्स, एसेज के लिए जो स्टेटमेंट होती है वो होती है कि आपने इन फॉलोइंग्स में से 4 या 5, अमूमन 4 होते हैं, आपने कोई सा एक अटेम्प्ट करना होता है। आपको कहा जाता है कि इनमें से एक ऐसे करें विद आउटलाइन। तो व्यूअर्स, विद आउटलाइन का मतलब ये होता है कि 20+5, यानी 5 नंबर आपके आउटलाइन के हैं और 20 नंबर आपके एसेज के हैं। लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तब भी मिलेंगे जब आपको आपकी आउटलाइन ठीक होगी, या आपका आउटलाइन ठीक है तो उसी के मुताबिक अगर ऐसे आप लिख रहे हो तो वो ठीक है, तो फिर मिलेंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब आ जाएं जी, हमने इसे अटेम्प्ट कैसे करना है। नंबर 1, पहले आपने सिलेक्ट कर लिया टॉपिक, ठीक है। अब आप उसे लिखना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे लिखते हुए 2 तरीके हैं जी। एक ये कि आपको ऐसे आता है, एक वो जिसमें आपको कोई ऐसे नहीं आता, अनसीन है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वो तरीका जिसमें आपको ऐसे करना आता है, मतलब ऐसे करना नहीं, ऐसे आपने प्रिपेयर किया और वही आ गया, ठीक है। तो अब ये देखें, ये आपकी शीट थी, आपने कहीं से भी स्टार्ट लिया, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर पहली लाइन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी। आपको पता है मैं पहली लाइन क्यों कह रहा हूँ, आपने कोई लाइन स्किप नहीं करनी, बिल्कुल भी, ना लास्ट पे ना फर्स्ट पे, कहीं पर भी कोई लाइन आपने नहीं छोड़नी। ये जो भी क्वेश्चन है आपने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, अब अक्सर अमूमन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आउटलाइन लिखते हैं कि जनाब आउटलाइन लिखना ज़रूरी है कि 5 नंबर इसके अलग से हैं तो आउटलाइन लिखें। ये बिल्कुल नहीं लिखना, आपने हेडिंग नहीं देनी आउटलाइन की। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, लाइन के इस तरफ कोई भी एक बुलेट बना देंगे, वो चाहे स्टार हो, वो चाहे डॉट हो, वो चाहे एरो हो, कुछ भी आपको जो ठीक लगे, जो आप लिखते हो जिस तरीके से कोई बुलेट, वो आप लिख देंगे। तो आउटलाइन जो है चूंकि 5 नंबर की हैं तो मैक्सिमम तो आप जितनी भी ले जाएं, मिनिमम 6 to 7 होनी चाहिए, कि अगर हम एग्जामिनर आपको पर आउटलाइन 1 नंबर भी देना तो आपके 6 से 7 होने पर आपको नंबर ठीक मिल सकें, आप 4 मार्क्स एटलीस्ट ले सकें। अच्छा जी, फिर आप क्या करोगे व्यूअर्स, यहाँ पर एक बुलेट देंगे और फिर आउटलाइन लिख देंगे। आउटलाइन के बारे में ये होता है कि आपने उसको सेंटेंस की सूरत में नहीं लिखना, मतलब एक टॉपिक जो बताए कि इसके बारे में आप आगे लिखने जा रहे हो। जैसे कि किताब के जैसे आपके एसेज हैं तो उनमें एक टॉपिक है द इक्लिप्स और फिर उसके बारे में सब कुछ बताया गया। तो इस तरीके के आपने टॉपिक का इंतखाब करना है। विस्लिंग ऑफ बर्ड हो गया। तो आप देखें कि आपके जो टॉपिक के नेम्स हैं ना, ये छोटे छोटे से हैं, सेंटेंस नहीं है। चंद देखें हैं जैसे आर्ट, डॉक्टर, अ मैन ऑफ साइंस, ये पूरा एक सेंटेंस है। लेकिन अमूमन क्या है, द वाइटमन और सुपर, ये देखें आप छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो आपने भी आउटलाइन में इसी तरीके से ही सेंटेंस नहीं लिखना होता। अच्छा, फिर व्यूअर्स आप क्या करेंगे, 6 to 7 आपने आउटलाइन लिखनी, उसके बाद फिर स्टूडेंट हेडिंग दे देते हैं ऐसे की। तो व्यूअर्स ये भी नहीं देनी और आपने लिखना शुरू कर देना है। ठीक हो गया। कोटेशंस का इस्तेमाल ज़रूरी है। यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चन में आपको कोटेशन का बताया था ना कि आपने राइटर की ही लिखनी है। यहाँ पर आपने व्यूअर्स किसी की भी बात जो इससे मुतल्का हो वो आपने चूँकि प्रिपेयर किया हुआ है तो आप उन कोटेशंस का बेदरेग इस्तेमाल कीजिए। हर शीट पे 2 नहीं तो 1 तो लाजमी कोटेशन दीजिए। ठीक हो गया। और अपनी लेंथ इसी तरीके से आप काउंट करके आपने इसको 350 to 400 वर्ड्स में पूरा कर लेना है। एक तो ये तरीका है। एक वो तरीका है कि अगर आपको ऐसे आता ही नहीं है, अनसीन है, कोई भी टॉपिक जो आपने प्रिपेयर किया उनमें से कोई भी नहीं आया, तो फिर आप क्या करेंगे व्यूअर्स, फिर उसका एक बड़ा आसान तरीका है। आपने आउटलाइन के लिए सबसे पहले आपने ऐसे का इंतखाब करना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन करते हुए आपने थोड़ा सा रिकॉल करना है कि कौन सा क्वेश्चन करूं, इसके बारे में मेरे पास कितना मटेरियल है। इसी तरीके से आपको जो टॉपिक दिए जाएंगे आपने उन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा जहन लगाना है कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए इजी है, मैं उसे करूं। थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है कि इसके ऊपर मैं ये लिखूंगा या लिखूंगी, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, इस तरीके से।
तो आपने ये पहले जहन में एक दफ़ा हर ऐसे के ऊपर फोकस करना है, और जो भी आपको लगता है कि आपके पास इसके बारे में सही मटेरियल है, फिर आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। वो आपने यहाँ पर लिख लिया, उसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इन्फ्लेशन इंतखाब किया है, ठीक हो गया, तो आपने इन्फ्लेशन यहाँ पर लिख लिया। अब आप क्या करेंगे व्यूवर्स, अब आप देखेंगे कि इसका स्टार्ट आपने कैसे करना है, एंड कैसे करना है। जो पहले तो मैंने आपको बताया ना कि आपको वो आपने प्रिपेयर किया हुआ था, आपको आउटलाइन का भी पता था। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप सेल्फ राइटिंग करने लगते हैं ना, तो उसके लिए फिर आपको तरतीब देना पड़ता है कि डेफिनेशन क्या है, आगाज़ क्या है, ये कि इसका क्या स्कोप है, ये क्या हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस तरह आपने मतलब मैक्रो से माइक्रो की तरफ आते हुए या माइक्रो से मैक्रो की तरफ आते हुए आपने कंक्लूड करना होता है। तो उसका प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। ये जो आउटलाइन है, ये ना हो कि इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंक्लूजन, नो, प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। तो वो मैं आपको भी तरीका बताता हूँ। आपने आउटलाइन की जगह छोड़ देनी है, आपने लिखना शुरू कर देना है ऐसे, ठीक है। स्टार्ट से प्रॉपर स्टार्ट होना चाहिए, फिर उससे मुतलका जो भी आपने ज़हन में सोचा हुआ है वो लिखते जाएं। इसके लिए अब यहाँ पर सवाल ये होता है स्टूडेंट का कि अब हम कोटेशन कैसे प्रिपेयर करें। तो उसके लिए ये है कि जर्नल कोटेशंस होती हैं कुछ सोशल इवल्स पर, ठीक है। आपने ऐसे जो है ना इस तरह के प्रिपेयर करने हैं, कोई सोशल इवल हो, कोई करंट इशू हो, जैसे कि आजकल करंट इशू है इन्फ्लेशन है, इसके अलावा वैक्सीनेशन है कोविड की, कोविड-19 वायरस जो है उसके ऊपर आ सकता है कुछ, और उसके अलावा कोई इशू किसी इवेंट के ऊपर, जैसे अब ईद हो सकती है, कोई भी तकरीब त्यौहार हो सकता है, उसके ऊपर वो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। तो उसके मुताबिक ही आपने कुछ कोटेशंस प्रिपेयर कर लेनी है, कुछ सोशल इवल्स पर, कुछ वुमेन्स राइट्स पर, ठीक है। इस तरह की कुछ कोटेशंस जो आपको आ जाए तो आप आराम से उन्हें लिख सकें। फिर आप लिखना शुरू कर दें। पैराग्राफ की सूरत में आपने लिखना है, एक पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम तो 6 तो होना कम से कम आपके। जितने पैराग्राफ होंगे, हर पैराग्राफ की आपकी आउटलाइन बनेगी। अब आउटलाइन का मैच होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। वो इसलिए कि जैसे आप बुक लेते हैं, बुक में कंटेंट में जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कि आपको फ़लाँ टॉपिक जो है ना उसको पढ़ना है। आपने उधर पेज नंबर देखा, आपने पेज नंबर ओपन किया, वहाँ था ही नहीं, आपको बहुत गुस्सा आएगा। तो यही चीज़ आप समझ लीजिए कि एग्ज़ामिनर को गुस्सा आना है जब उसने मैच करना है कि सेकंड आउटलाइन जो आपने बनाई है सेकंड पैराग्राफ में वही बात है कि नहीं है। अगर नहीं होगी तो आप समझ लीजिए कि नंबर ख़त्म। उसने कहना है कि इसने तो फॉलो ही नहीं किया इस चीज़ को। वो मैक्सिमम आपको आउटलाइन में 2-3 नंबर दे देगा बस, कि आगे ऐसे मैच ही नहीं करता। तो इसलिए जब सेल्फ राइटिंग करनी है तो पहले ऐसे लिखकर फिर आउटलाइन लिखें। हर पैराग्राफ की एक आउटलाइन बना लें। उससे ये होता है कि जब वो देखेगा ना कि आपने दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू किया और दूसरी आउटलाइन भी यही है, तो वो समझेगा कि आपको आता था, आपने इस तरीके से किया। ठीक हो गया व्यूवर्स। तो 350 to 400 वर्ड्स पर आपने ये ऐसे लिखना है। अब आप पहले करते हैं तो बाद में करते हैं, लोगों ने डिसाइड कर लेना है कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छे आता है। फिर आ जाएं, बात करते हैं ईडियम्स की। तो ईडियम्स में व्यूवर्स 8 आएंगे या 10 आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। उसमें से ईडियम का मीनिंग नहीं लिखना, ठीक है, और जो प्रॉपर जो सेंटेंस है वो लिखना है। अक्सर स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किए होते हैं, आई आस्क्ड द टीचर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है जी, आई वाज सर्चिंग द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है जी, आई सॉ अ मीनिंग ऑफ दिस। ऐसे नहीं, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। 2 नंबर हैं और अच्छे नंबर आपको मिल जाने। तो इसके ऊपर मेरे मतलब इम्पोर्टेंट ईडियम्स के ऊपर मेरा एक पूरा लेक्चर डिलीवर मैंने किया हुआ है, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे मुतल्लिक़ जैसे कोटेशंस के लिंक हैं, जो मैंने कोटेशंस भी बनाई हुई हैं क्वेश्चंस की, ए पोर्शन की, उसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो भी ज़रूरी चीज़ है आपके पेपर के मुतालिक, गेस हो गए, ये हो गए, उसके अलावा आगे ईडियम्स हो गए, करेक्शन का मैंने तकरीबन 20+ वीडियोस बनाई हुई हैं। उसकी पूरी लिस्ट जो प्ले लिस्ट है उसके मैं लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लेटर जैसे हमारा, अब देखें करेक्शन और ईडियम्स में आपने व्यूवर्स बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है करेक्शन में, जो बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी भी एग्ज़ामिनर आपको सही जुमला नहीं देगा। क्या वो आपको गलत जुमला ही देगा, आपने उसे दुरुस्त करना होगा। ठीक हो गया।
तो जो आपको 5 अच्छे से आते हों कि आपको आप डेड श्योर हो कि यही ठीक हैं, वो आपने पहले अटैम्प्ट करने। इसी तरह इडियम्स में भी आपको जो लगता हो कि इन 8 में से या 10 में से जो आपको 5 बिल्कुल ठीक आते हैं, ये जितने भी आपको ठीक आते हैं पहले वो लिखें, फिर उसके बाद आप बाकी लिखें। और 5 ही लिखने आपने, ये नहीं सोचना कि 6 लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, नहीं, या पीछे से अगर कोई आपका कोई गलत हो जाता है तो आगे चेक होकर आपको नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब व्यूअर्स लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी राइट अ लेटर ओब्लिक, चॉइस में है एप्लीकेशन। लेटर एडिटर के नाम लिखना होता है, किसी सोशल इवल के ऊपर होता है, कोई प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप एडिटर को ख़त लिखते हैं, उसका तरीका, वो सारा तरीका मैंने बताया हुआ है, उस सारे तरीक़ों को आपने फॉलो करना है। वो एक वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा। अच्छा, अगर इस तरह आए क्वेश्चन के जॉब एप्लीकेशन है, अच्छा पहले तो एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन 2 तरह की होती हैं, एक जॉब एप्लीकेशन, एक जर्नल एप्लीकेशन। अगर जर्नल एप्लीकेशन आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लेटर टू एडिटर करें, और अगर जॉब एप्लीकेशन आती है तो फिर चाहे आपको वो लेटर आ जाए जो आपने प्रिपेयर किया हुआ था और वही आ गया, फिर भी आप जॉब एप्लीकेशन करें, उसमें आपको 12 मार्क्स मिल जाते हैं आउट ऑफ 15। लेटर में भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, आप बहुत अच्छे से करते हो हर पॉइंट्स को आपने। तो लेटर और एप्लीकेशन में आपने सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर फोकस नहीं करना होता, आपने उसके साथ साथ पॉइंट्स के ऊपर भी कि यहाँ पर कॉमा आना, फुल स्टॉप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इस तरह व्यूअर्स आपका ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। अब ये पहले जो मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू पे कि हमने 2 चीज़ें डिस्कस करनी है, एक हमने पेपर और एक हमने टाइम मैनेजमेंट। तो पेपर के मुतालिक आपके पास अगर कोई भी चीज़ आपने मज़ीद पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अब आ जाए टाइम मैनेजमेंट। तो व्यूअर्स टाइम मैनेजमेंट में आपने क्या करना है जी, बहुत ख्याल रखना है इसका। अमूमन स्टूडेंट्स को बहुत सारा तकरीबन पेपर आता होता है लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, क्या ऐसा आप मैनेजमेंट करें कि पूरे सवालात अटेम्प्ट हो जाएं। यकीन करें एक सवाल का छोड़ जाना, इवन के एक सवाल के एक जुज़ को भी आप अगर छोड़ के आ जाते हैं टाइम की वजह से या किसी भी वजह से, तो खुदा न खास्ता कम पार्ट आ सकती है, आपकी सप्ली आ सकती है। तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अब टाइम मैनेजमेंट में व्यूअर्स इसमें वेरिएशन आती है। कुछ स्टूडेंट होते हैं उन्हें ए पोर्शन बहुत अच्छे से आता है, कुछ होते हैं उन्हें बी पोर्शन अच्छे से आता है, ठीक है। कुछ सेल्फ राइटिंग करने के शौकीन होते हैं, कुछ को रटा हुआ मतलब लिखने का शौक़ होता है या लिखते हैं वो, तो ये वेरिएशन हो सकती है। लेकिन व्यूअर्स जो सबसे कॉमन है एवरी स्टूडेंट के लिए जो टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए वो मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ। आपने टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन को 15 मिनट देने हैं आपने। 15 मिनट एक क्वेश्चन को, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर आपने दे दिया इंग्लिश ए को। वो चाहे पहले करें चाहे बाद में करें, 1 घंटा आपने देना है। अब व्यूअर्स हमारे पास है जी इंग्लिश बी। इंग्लिश बी में आपने क्या करना है, इंग्लिश बी में आपका ऐसे जो है ना, ऐसे वो आपने पूरा 1 आवर देना है, यानी कि ऐसे के लिए आपने 60 मिनट्स रखने हैं, ठीक है जी। अब ये आप सेल्फ राइटिंग कर रहे हैं या आपको प्रिपेयर है वो कर रहे हैं, तो 60 मिनट तकरीबन लगते हैं, ठीक हो गया। 2 घंटे हमारे हो गए। हमारे पास अब है व्यूअर्स, ये हमने 2 घंटे में 65 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया। अब है बाकी हमारे पास 35 मार्क्स और हमारे पास है जी 60 मिनट। आपने उसमें से 55 मिनट्स में बाकी 35 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। 5 मिनट जो है वो मैं लास्ट में बताऊंगा उसका आपने क्या करना है। तो अब आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, एक इडियम, एक है क्या कहते हैं करेक्शन का। तो अब हम उसको 10-10 मिनट दे देते हैं, ठीक है जी। करेक्शन को 10 मिनट, ठीक है, और इडियम्स को भी 10 मिनट, या आप 15-15 ही कर लें। चलिए जी 15 मिनट इन्हें दे दें, 15 इन्हें दे दें, ठीक हो गया। अब हमारे पास 25 मिनट है और 25 मिनट एक लेटर को लिखने के लिए इनफ होते हैं, लेटर या एप्लीकेशन। तो जॉब एप्लीकेशन अगर आप करते हो ना व्यूअर्स, तो उसका तो एक ही पैटर्न है, उसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन को चेंज करना होता है। अगर वो टीचर के अलावा कोई और दे दे तो वो भी मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है।
अब व्यूवर्स इनमें टाइम में वेरिएशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने करेक्शन 10 मिनट में कर ली है तो बाकी जो 5 मिनट है वो ऐसे को आप दे देंगे, या आपने ईडियम 10 मिनट में कर लिए हैं तो आप 5 मिनट लेटर्स को दे देंगे। ठीक हो गया। इस तरह मतलब आपने अपनी मैनेजमेंट करनी है कि किस चीज़ को मैं कितना टाइम दे रहा हूँ तो बाकी मेरा कितना टाइम है। तो पूरा टाइम मैनेज करने के बाद आपके जो 5 मिनट 10 मिनट जो भी बचते हैं वो आपने फिर दोबारा रिवाइज करना है, अपना पेपर देखना है कि कितना टाइम आपने क्या कुछ लिखा है। कुछ चीज़ें अगर स्किप हो गई हैं तो वो आपने उसमें से पूरी कर लेनी है। ठीक है, कोई पॉइंट आपने रहता था कि बाद में आप लोग करेंगे तो वो आपने देख लेना है। ये सारी चीज़ें जब आप पूरा कवर कर लेंगे तो उसमें से कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 5 मिनट में आपने लाजमी इस पूरे पेपर को देखना है, कोई पॉइंट आपका रह ना गया हो। तो मैं व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी पॉइंट अगर रहता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और खूब मेहनत कीजिए, तैयारियां करें, कामयाबी आपका मुकद्दर बने। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, दरख्त लगाएं। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।